मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका वेलकम करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट वीएसपी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th क्लास का हिस्ट्री जो थर्ड पार्ट चल रहा है इसका, क्योंकि आपको पता है 2 पार्ट तो ऑलरेडी मैं करा चुका हूं जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। ठीक है, इंग्लिश में इसको किंग, फार्मर्स एंड टाउन्स बोलते हैं। तो जिन बच्चों ने 2 पार्ट नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। बाकी ये जो है आपका थर्ड पार्ट है, इस पार्ट में आपका पूरा चैप्टर ओवर हो जाएगा। सो पूरा कंसंट्रेशन आपका इस वीडियो पे होना चाहिए एंड आई कैन गारंटी कि अगर आप अच्छे से देखते हो पूरी की पूरी वीडियो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब 5वां टॉपिक खत्म हो गया था, 6 टॉपिक की बात करेंगे। यहाँ पे देखेंगे नगर और व्यापार। यहाँ पे हम देखेंगे कौन कौन से नए नगर आए और कैसे कैसे व्यापार हुआ करता था, यानी कि कौन कौन से ऐसे केंद्र थे जो व्यापार की मतलब जहाँ से व्यापार हुआ करता था। ठीक है, तो देखिए नए नगर यानी कि नए नगरों का विकास तकरीबन 6ठी शताब्दी मतलब 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में हुआ था। जिन नए नगरों का विकास हुआ था उनमें से अधिकतर महाजनपदों की राजधानी थी। यानी कि हमें क्या समझ में आया, नए नए प्रकार के केंद्र मतलब नगर आए थे और वही केंद्र हुए थे, अधिकतर वही केंद्र हुए थे जो कि महाजनपदों की राजधानियां हुआ करती थी। क्योंकि आपको पता है राजधानी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे हमारा देश है, हमारे देश की जो राजधानी है दिल्ली तो इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि सारा कारोबार यहीं से स्टार्ट होता है। इसी वजह से राजधानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ हमें समझ में आया कि नए नए नगरों का उदय हुआ और ज़्यादातर जो राजधानियाँ होती थी उन्हीं नगरों का विकास हुआ। ठीक है, अब देखिए अक्सर सभी नगर संचार मार्गों के किनारे बसे हुए थे। अब संचार मार्ग क्या होता है, अब इसको ध्यान से समझिएगा। संचार मार्ग का मतलब होता है जहां से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, गुड्स एंड सर्विस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कोई भी चीज़ इधर से उधर कर सकते हो, उससे संचार बोल सकते हो, है ना। तो देखिए अक्सर सभी नगर संचार मार्गों के किनारे बसे हुए थे। जैसे पाटलिपुत्र नदी मार्ग के किनारे बसे थे। मतलब जो पाटलिपुत्र जैसे जो नगर बसे थे वो ज़्यादातर कहाँ पे बसे थे, नदी मार्ग पर बसे हुए थे। आपको पता है जो पाटलिपुत्र है वो कहाँ पे है, बिहार में है जी। अच्छा, आगे उज्जैनी भूतल मार्गों के किनारे थे। उज्जैनी जैसे कुछ जो नगर का विकास हुआ था वो उज्जैन में, मतलब उज्जैनी जो होता है उज्जैन में है ना, भूतल मार्गों के किनारे बसे हुए थे। ठीक है, भूतल समझते हो, एक तो हो गया नदी, नदियों के द्वारा व्यापार हो रहा है, और भूतल का मतलब होता है जहाँ से मतलब भूमि के द्वारा, है ना। जैसे बैलगाड़ियों के थ्रू पहले बैलगाड़ी वगैरह चला करते थे। ठीक है, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में चेंजेस होती चली गई। आगे बात करते हैं, पुहार जैसे नगर समुद्र तट पर थे। समुद्र तट का मतलब क्या होता है, जहाँ से समुद्र की स्टार्टिंग होती है और समुद्र के द्वारा व्यापार हुआ करता था। तो देखिए यहाँ पे तमिलनाडु में एक बंदरगाह जिसको बोल सकते हैं पत्तन इसको बोलते हैं। ठीक है, बंदरगाह भी बोल सकते हैं। ये पुहार है और यहाँ से समुद्र मार्गों के द्वारा व्यापार हुआ करता था। इसके अलावा मथुरा जैसे कई शहर व्यवसायिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र बने हुए थे। यानी कि मथुरा आपको पता है यूपी में है, और ये मथुरा जैसे कई शहर थे व्यापारिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र बने हुए थे। तो जिस तरीके से हमें समझ में आया कि ये जो नगर विकसित हुए थे ज़्यादातर वो राजधानियाँ थी और इनके अलग अलग संचार मार्ग थे। जैसे कोई नदी के द्वारा संचार हो रहा है, तो कहीं भूतल के द्वारा हो रहा है, तो कहीं समुद्रों के द्वारा हो रहा है। इतनी चीज़ें समझ में आ गई। नेक्स्ट बात कर लें, चलिए आगे देखते हैं। अब 6.2 है, इसमें क्या पढ़ेंगे हम, नगरीय आबादी में मुख्यतः संभ्रांत वर्ग एवं शिल्पकार वर्ग। ध्यान से समझिएगा, संभ्रांत वर्ग का मतलब होता है कि ऐसे वर्ग जो अमीर हो। शिल्पकारी जो है इनके शिल्पकारी होते हैं। जैसे आप देखते हो कोई मूर्ति बनाने वाला हो तो उसको शिल्पकारी बोलते हैं, नए नए नक्काशी करता है वो शिल्पकारी होते हैं। ठीक है, तो संभ्रांत वर्ग ऐसे वर्ग जो अमीर हुआ करते थे और शिल्पकारी जो मूर्ति वगैरह बनाया करते थे। इसमें हम पढ़ेंगे। तो देखिए शासक वर्ग एवं राजा वह कहाँ पे रहते थे, किले बंद नगरों में रहते थे, जहाँ पे चारों साइड से किलेबंदी कर दी जाती थी। आगे, हालांकि इनमें से ज़्यादातर स्थलों पर व्यापक रूप से खुदाई करना असंभव नहीं है। कहने का मतलब ये है असंभव नहीं, यहाँ पे
संभव नहीं है। एक तरीके से देखिए, खुदाई करना संभव क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है कि ऐसे नगर खुदाई तो कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि जिन नगरों को हम खोदने वाले हैं वहाँ पे ऑलरेडी बस्ती बसी हुई है, तो अब उनको तो हम हटा नहीं सकते कि हमें खुदाई करना जी आप बस्ती हटानी पड़ेगी, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। तो इसी वजह से नए नए प्रकार की जो खुदाई है वो नहीं हो पाएगी। अभी तक जो खुदाई हुई है उन्हीं के द्वारा चीज़ों का पता लगा है और उन्हीं के थ्रू हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो यही लिखा है कि हालांकि इनमें से ज़्यादातर स्थलों पर व्यापक रूप से खुदाई करना संभव नहीं है, यानी कि संभव नहीं है, क्योंकि आज भी इन इलाकों में लोग रहते हैं, इस वजह से उनको हटा नहीं सकते हैं। किंतु फिर भी यहाँ से कई प्रकार के पुरावेश हासिल हुए, यानी कि पुरावेश यानी कि पुरानी चीज़ों का अवशेष मिला है। ठीक है, उनसे हम आइडिया लगाते हैं आगे। इनमें उत्कृष्ट श्रेणियों की मिट्टी के कटोरे एवं थालियाँ मिली हैं जिन पर चमकदार कलई चढ़ी है और उन्हें उत्कृष्ट मार्जित पात्र कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे उत्कृष्ट श्रेणी के यहाँ पे कटोरे मिले हैं, थालियाँ मिली हैं जिस पे चमकदार कलाई, यानी कि आप देखते हो कि ऊपर से कुछ करते हैं ना ताकि उसमें चमकदार एक, जैसे आप आज के टाइम पे देखते हो पेंट मार देते हैं ताकि वो शाइनिंग करे, तो ऐसे उस टाइम पे इस तरीके से कुछ चीज़ लगाया जाता था जिसकी वजह से शाइनिंग करे, और इन्हीं को बोलते हैं उत्कृष्ट मार्जित, ठीक है, पात्र बोलते हैं। आगे, शायद इनका प्रयोग अमीर लोग किया करते होंगे, यानी कि अब ये चमकदार है तो जाहिर सी बात है कि अच्छा दिखाई दे रहा होगा, और अच्छी चीज़ें हमेशा अमीर वर्ग यूज करते हैं क्योंकि वो क्वालिटी वाली चीज़ें होती हैं, तो शायद इनका प्रयोग अमीर लोग किया करते होंगे। साथ ही सोने, चांदी, तांबे, हाथी, कांच, शीशे जैसे तरह तरह के पदार्थ से भी निर्मित गहने उपकरण, हथियार और बर्तन, सीप एवं पक्की मिट्टी मिली हुई है, यानी कि इत्यादि चीज़ें मिली हुई है, और इससे ये आइडिया लगाया जाता होगा कि यहाँ के रहने वाले लोग यूज किया करते थे। आगे बात करते हैं। द्वितीय सदी आते आते हमें अनेक नगरों में दानात्मक अभिलेख मिले हैं। दानात्मक अभिलेख क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। दानात्मक अभिलेख, यहाँ पे आप सीधा ही देख सकते हो, दानात्मक, दान से रिलेटेड है, दान है ना। दान का मतलब क्या होता है, किसी को हम जब दान देते हैं, दानात्मक यानी कि जब हम दान देते हैं तो उसका हम रिकॉर्ड ले लेते हैं और इसी को दानात्मक बोला जाता है। अब आज के टाइम पे क्या है, कोई किसी को दान देता है जी, फोटो क्लिक कर लेता है ना। पहले के टाइम पे क्या होता है, फोटो तो क्लिक नहीं कर सकते थे, इस वजह से लिखवा दिया जाता था कि फला व्यक्ति को इतना दान दिया है, या राजा ने अपनी प्रजा को इतना दान दिया है, या राजा ने इस पुजारी को, इस पंडित को इतना दान दिया है। तो ये चीज़ है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ राजा ही दान दिया करते थे, हो सकता है कि जो अमीर व्यक्ति होते थे जैसे व्यापारी वर्ग में भी, शिल्पकारी वर्ग में भी, वो भी दान दिया करते होंगे। ठीक है, आगे। अच्छा, दानात्मक अभिलेख, तो इसमें क्या क्या चीज़ लिखी जाती थी, एक जो दान देता था उसका नाम पता, दूसरा जिसको दान मिलता था उसका पता, नाम पता, और इसके साथ साथ कितनी राशि दी, ये सारा चीज़ उसमें रिकॉर्ड किया जाता था। आगे, इनमें नगरों में रहने वाले धोबी, बढ़ई, बुनकर, कुम्हार, लोहकार, अधिकारी, धार्मिक गुरु, व्यापारी एवं राजाओं के विषय में ब्यौरे मिले हैं, ठीक है, लिखे हैं, यानी कि इन सभी के बारे में लिखा गया है दानात्मक अभिलेख में, जिसकी वजह से हमें चीज़ों का पता लगता है। आगे, कभी कभी उत्पादकों एवं व्यापारियों के संघ का भी वर्णन मिलता है जिन्हें श्रेणी कहते हैं। कहने का मतलब है कभी कभी इन वर्गों के भी बारे में पता लगता है जिन्हें श्रेणी का नाम देते हैं। श्रेणी समझते हो ना, ऊपर नीचे करके ऐसे छोटे, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, ठीक है, इनको श्रेणी का नाम दे दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 6.3, उप महाद्वीप एवं उसके बाहर का व्यापार। देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, ये पूरा का पूरा NCERT बेस पे है, क्योंकि हर एक टॉपिक को कवरअप करवाया जा रहा है, ठीक है, ताकि कोई भी चीज़ आपका छूटे ना। पहले होता था थ्योरेटिकल पेपर होता था तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते थे, आज के टाइम पे क्या है आपका MCQ है, इस वजह से पूरी की पूरी चीज़ें बताई जा रही हैं। ठीक है, आगे बात करें। देखिए,
उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार। उपमहाद्वीप जब भारत आज़ाद मतलब जिस टाइम पे पाकिस्तान भी हमारे पास था, नेपाल से लेकर जितनी भी ऊपर की जो पोर्शन है ना सारी की सारी जब अपने पास थी तो उसको उपमहाद्वीप का नाम दे दिया जाता था। ठीक है, तो उपमहाद्वीप और उसके बाहर का जो व्यापार यानी कि कहाँ कहाँ पे उनका व्यापार होता है। ठीक है, तो देखिए 6ठी सदी ईस्वी पूर्व से ही उपमहाद्वीप में नदी मार्गों एवं भूमार्गों का विस्तार हो गया था एवं उनके दिशाओं में फैल गया था। कहने का मतलब यह है कि धीरे धीरे नदी मार्ग भी बन गए थे और भूमार्ग यानी कि जहाँ भूमि के द्वारा मार्ग होता है। ठीक है, तो ये इनका विस्तार होते चला गया और अन्य अन्य दिशाओं में फैल चुके थे। जैसे समुद्र तट पर बने कुछ बंदरगाहों से जल मार्ग अरब सागर, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया, बंगाल की खाड़ी से लेकर चीन एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया तक फैला हुआ था। तो यहाँ पे आप देखिए अरब सागर से लेकर उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया से लेकर बंगाल की खाड़ी, ठीक है, इसके अलावा चीन से लेकर दक्षिणी पूर्वी एशिया तक फैला हुआ था। यानी कि आप देख रहे हो कि इनका व्यापार किन किन जगहों पे हुआ करता था, इतना सारा फैला हुआ था। आगे शासकों ने अक्सर इन रास्तों पर नियंत्रण करने का प्रयास किया एवं शायद वे इन रास्तों पर व्यापारियों की सुरक्षा के बदले उनसे धन लेते थे। कहने का मतलब यह है कि जो शासक वर्ग होते थे इन रास्तों पर नियंत्रण रखा करते थे और हो सकता था कि नियंत्रण रखने का एक ये भी है कि जैसे हम सड़कों पे चलते हैं तो हम टैक्स देते हैं ताकि गवर्नमेंट हमारी सुरक्षा कर पाए, ऐसे ही शासक वर्ग को पैसा दिया जाता था ताकि वो हमारी सुरक्षा कर पाए। ठीक है, इस चीज़ के लिए। आगे इन रास्तों पर चलने वाले व्यापारियों में पैदल फेरी लगाने वाले व्यापारी एवं बैलगाड़ी तथा घोड़े खच्चरों जैसे पशुओं के दल के साथ साथ चलने वाले व्यापारी भी हुआ करते थे। तमिल भाषा में नाम है मस्थुवन एवं प्राकृतिक में सतवाह एवं शेट्टी के नाम से लोकप्रिय कामयाब व्यापारी के बड़े धनी हुआ करते थे। यानी कि जो नाम है इस प्रकार की जो जातियाँ होती थी ये धनी के रूप में होते थे, यानी कि ये जो वर्ग थे वो ज़्यादा धनी हुआ करते थे। आगे नमक, अनाज, कपड़ा, धातु एवं उससे निर्मित होने वाले उत्पाद, पत्थर, लकड़ी, जड़ी बूटी जैसे कई तरह के सामान एक जगह से दूसरे जगह स्थान तक पहुंचाए जाते थे। आगे रोमन साम्राज्य में काली मिर्च जैसे मसाले एवं कपड़ों तथा जड़ी बूटियों की बहुत भरी मांग हुआ करती थी। यानी कि इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा मांग हुआ करती थी। तो हमें क्या क्या चीज़ समझ में आया? नमक, अनाज, कपड़ा, धातु जो वस्तुएं हुआ करती थी, इसके अलावा जो जड़ी बूटी, लकड़ी, पत्थर हुआ करता था, इनको बहुत जगहों पे पहुंचाया जाता था इन मार्गों के द्वारा। और इसके अलावा रोमन साम्राज्य में जो काली मिर्च हुआ करती थी, इन जैसे जो मसाले हुआ करते थे, जो कपड़े हुआ करते थे, जो जड़ी बूटियाँ होती थी, ये भारी मात्रा में मांग की जाती थी। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई जहाँ पे हमें चीज़ें समझ में आ गई। नेक्स्ट बात करते हैं 6.4 सिक्के और राजा। यहाँ पे हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से राजा हैं जिन्होंने सिक्कों को चलाया। ठीक है, सिक्कों को चलाया, ऐसे कौन कौन से राजा हैं। तो ध्यान से देखिए, व्यापार के लिए सिक्के के प्रचलन में विनिमय सरल हो गया था। चांदी एवं तांबे के आहत सिक्के 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व सर्वप्रथम ढाले गए एवं प्रयोग किए गए। ध्यान से समझिएगा, आहत सिक्के क्या होते हैं? आहत सिक्के का मतलब होता है, जैसे आप देखते हो, आप सुने भी होंगे, कोई किसी को आहत पहुंचा रहा है। आहत का मतलब होता है चोट पहुंचाना। ठीक है, तो आहत सिक्के का मतलब होता है कि सिक्कों को पीट पीट कर उस पे डिजाइनिंग बनाई जाती थी, उस पे जो भी वो डिजाइन करना चाहते थे वो बनाई जाती थी। ठीक है, चाहे वो किसी की तस्वीर भी क्यों ना हो। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैं दिखा दूँ, जैसे ये हो गया आहत। सबसे ही पता लगता है कि इन सिक्कों पर प्रतीक को आहत कर उसे निर्मित किया जाता है। यानी कि आहत का मतलब पीट पीट कर निर्मित किया जाता है, यानी कि बनाया जाता है। आहत सिक्के पर जो प्रतीक बने हैं उनको विशेष मौर्य वंश जैसे राजवंशों के प्रतीकों से मिलाकर पहचान करने का प्रयास किया गया है। तो ज्ञात हुआ है इन सिक्कों पर राजाओं ने ही जारी किया है। यानी कि इन सभी सिक्कों को जब हमने देखा और मौर्य साम्राज्य के जैसे राजवंशों से हमने जब कंपेयर किया तो हमें ये पता लगा कि ये जो सिक्के हैं वो राजा ही चलवाया करते थे। आगे शासकों की प्रतिमा एवं नाम के साथ सर्वप्रथम सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने जारी किया था। ठीक है, सोने के सिक्के सर्वप्रथम
कुषाण वंशजों ने जारी किया था। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोने के सिक्के कौन से शासकों ने स्टार्ट किया था, तो ये है कुषाण जो राजा हुआ करते थे, ये जारी किए हैं। ठीक है, आगे बात करें, सोने के सिक्कों के व्यापक इस्तेमाल से यह संकेत मिलता है कि मूल्यवान वस्तु एवं भारी संख्या में वस्तुओं का विनिमय किया जाता था, यानी कि लेन देन किया जाता था। और आपको एक चीज़ और पता होगा कि ये जो विनिमय की जो प्रक्रिया है, ये जब रुपया आ गया उससे कहीं अच्छा हो गया। मतलब क्या है, पहले वस्तु के बदले वस्तुओं को लिया दिया जाता था, लेकिन जब से विनिमय में पैसा आ गया, यानी कि मुद्रा आ गया, उस टाइम पे इजी हो गई है कि हमें किसी वस्तु को बेचना है तो पैसे के द्वारा, किसी वस्तु को हमें लेना है तो भी पैसे के द्वारा ही। तो इससे जो विनिमय की जो प्रक्रिया है, लेन देन की प्रक्रिया है, वो बहुत ही आसान हो गई है। आगे बात करते हैं, इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत के कई पुरास्थलों में बड़ी तादाद में रोमन सिक्के मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि व्यापारिक दृष्टि से ही रोमन साम्राज्य से संबंधित है। यानी कि व्यापार की अगर बात करें तो ये इनसे संबंधित हुआ करते थे। तो इससे हमें ये पता लगा सिक्के। अभी आगे बात करते हैं, तो आगे देखिए, पंजाब एवं हरियाणा जैसे इलाकों के योद्धे एक प्रकार की जाति है, कबाली गणराज्यों ने भी सिक्के जारी किए थे। यानी कि पंजाब में रहने वाले जो योद्धे थे, ये प्रथम सदी ईस्वी में कव्वाली इनको बोला जाता था, गणराज्यों ने सिक्कों को जारी किया था। तो यहाँ पे ये देख सकते हो, ये सिक्का है एक योद्धेय सिक्का। ठीक है, आगे बात करते हैं, पुरातात्विदों को योद्धेय सिक्कों के माध्यम से जारी तांबे के सिक्के हजारों की तादाद में मिले, यानी कि बहुत भारी संख्या में मिले हैं। आगे, सोने के सबसे आकर्षक सिक्कों में से कुछ गुप्त शासकों ने भी जारी किए हैं, यानी कि गुप्त जो वंश थे उन्होंने भी सिक्कों को जारी किया था। इनके प्रारंभिक सिक्कों में प्रयोग किया गया सोना उत्तम था। उत्तम का मतलब होता है अच्छी क्वालिटी का था, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, एक गुप्त सिक्का। ठीक है, आगे बात करते हैं, छठी सदी ईस्वी से सोने के सिक्के मिलने कम हो गए हैं। इसका कारण कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आर्थिक संकट या रोमन साम्राज्य का पतन, या फिर सिक्कों में, यानी कि सोने के जो सिक्के हैं उनमें कमी। यानी कि आगे चल के छठी सदी ईस्वी पूर्व में क्या होता है कि जो सिक्कों की मात्रा है धीरे धीरे कम होने लगती है। इसका रीजन कुछ भी हो सकता है, जैसे आर्थिक संकट हो गया होगा, रोमन साम्राज्य का पतन हो गया होगा, या फिर सोने की कमी हो गई होगी। आपने 11th क्लास में पढ़ा है ना कि सोने के सिक्के क्यों, मतलब ये है कि रोमन साम्राज्य का पतन हो गया था, जिसकी वजह से ये आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था, और जिसके द्वारा ये जो सिक्के हैं, सिक्कों की मात्रा कम हो गई थी। ठीक है, आगे, हालांकि इस काल के सोने के सिक्कों का मिलना तो कम तो हो गया, परंतु अभिलेख एवं ग्रंथों में सिक्कों का वर्णन जारी है। कहने का मतलब क्या है कि ये जो सिक्के हैं, इनका जो मिलना है वो तो कम तो हो गया था, लेकिन इनका जो जिक्र जो अभिलेखों में किया जाता था, जो ग्रंथों में किया जाता था, वो तो एज इट इज वैसा ही था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ कब और किसने निकाला। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये पूछा भी जाता है और पूछा भी जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ कब और किसने निकाला। तो देखिए, 1838 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने इसका अर्थ निकाला था। ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल अशोक के अभिलेखों में किया गया था, और इस लिपि का उपयोग उस समय के सिक्कों और अभिलेखों में हुआ करता था। ठीक है, आप ये देख सकते हो, ये है एक प्रकार का अभिलेख जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। तो आप देख सकते हो कि इन सब चीज़ों, ये भी देखिए, लिपि का मतलब मैंने आपको क्या बता रखा है, लिपि का मतलब होता है संकेत, ओनली संकेत। तो ये भी एक टाइप का संकेत है, हो सकता है कि हम ना पढ़ पाएँ, लेकिन ये भी एक प्रकार का संकेत है। ठीक है, जैसे हमारी हिंदी भाषा में संकेत होता है, ऐसे ये भी एक प्रकार का संकेत है। आगे बात करते हैं, अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य, यानी कि ऐतिहासिक यानी कि पुराने साक्ष्य का मतलब होता है सबूत, क्या क्या चीजें मिली हुई हैं। देखिए, अशोक के 2 अभिलेख कौन कौन से हैं, राजा के आदेश और राजा की वेदना को ध्यान पूर्वक पढ़ा गया तो हमें पता चलता है कि इस अभिलेखों में अशोक का जिक्र नहीं लिखा है। अशोक जो नाम है ना, इस चीज का जिक्र नहीं मिला है, बल्कि अशोक वर्ड के जगह पे विभिन्न प्रकार के नाम यूज किए गए हैं। जैसे उनमें अशोक द्वारा अपनाई गई उपाधि का इस्तेमाल किया गया है, जैसे देवना प्रिय यानी कि देवताओं का प्रिय, और प्रियदर्शी यानी कि देखने में सुंदर।
इन सब वर्डों का यूज किया गया है, यानी कि अशोक वर्ड का यूज नहीं किया गया है बल्कि इन सभी का किया गया है। एक चीज और, ज्यादातर अभिलेखों में ऐसे वर्डों का यानी कि इस तरीके के उपाधि वाले नामों का यूज किया गया है, लेकिन कुछ कुछ अभिलेखों में अशोक का जिक्र मिलता है, ठीक है ना। तो ऐसा मत समझना कि पूरा ही हटा दिए हैं नाम, ज्यादातर अभिलेखों में ये जो दूसरा नाम है उपाधि वाला नाम है वो यूज होता है, बाकी जो अभिलेख है उसमें अशोक का नाम यूज है, ठीक है। आगे अब यहां पे हम समझते हैं अभिलेख शास्त्रियों की कुछ समस्याएं, यानी कि अभिलेख शास्त्रियों को क्या क्या समस्याएं होती है। यहाँ पे मैं अभिलेख का मतलब पहले बता दूं। अभिलेख मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ जो लिखा हुआ है, जैसे कि हमने पीछे देखा ब्राह्मी लिपि पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, ये एक प्रकार का अभिलेख है जिसको आपने देखा कि किसी चीज़ के माध्यम से खुरुच खुरुच के लिखा गया है, जिसकी वजह से हमें पता लग रहा है कि वो चीज़ क्या लिखा हुआ है, यानी कि पूरा ताजवीद उसको पढ़ सकते हैं क्योंकि अच्छी मात्रा में अच्छी चीज़ों में लिखा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए अभिलेख यानी कि इस कठोर सतहों पर लिखी हुई चीज़ें होती हैं जो कि एक साक्ष्य के रूप में होती है। अब अभिलेख शास्त्रियों की क्या क्या समस्याएं होती हैं, यानी कि अभिलेख शास्त्री जब इन अभिलेखों को देखते हैं या निकालते हैं खुदाई करके तो कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ध्यान से सुनिए, मैं ओरली 5-6 चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। पहली चीज़ तो ये आप ध्यान में ये रखिए कि आप जो अभिलेख शास्त्री हैं उनके जगह पे आप हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि कोई नगर है जो कि अब तबाह हो चुका है, वहाँ पे जाओगे, अब खुदाई करवाओगे, तो वहाँ पे खुदाई करने के बाद आपको वहाँ पे एक तो सावधानी पूर्वक खुदाई करानी पड़ेगी क्योंकि वहाँ की चीज़ें भी नष्ट हो सकती हैं। तो सबसे पहली चीज़, सबसे पहली दिक्कत क्या होती है कि जब खुदाई करना होता है तो जब खुदाई करते हैं तो कई सारे अभिलेख जो होते हैं टूट जाते हैं। अब जब टूट जाते हैं तो उनको पढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो पहली समस्या ये है कि अभिलेख टूट जाते हैं। दूसरी समस्या क्या है, अब उन अभिलेखों को निकाला जाता है, निकालने के बाद उसको ब्रश के द्वारा बहुत ही हल्के ढंग से उनको मिट्टियों को निकाला जाता है ताकि वर्ड हमें दिखाई दे। तो कई बार ऐसा होता है कि जो मिट्टी हार्ड होती है उसको ब्रशों के द्वारा निकाला जाता है तो आपस में अक्षर एक दूसरे से मिल जाते हैं, क्योंकि वो चीज़ समय के साथ साथ खराब भी तो होंगे ना, तो इस वजह से आपस में जो वर्ड होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं। अब जब वर्ड आपस में मिल जाते हैं तो उसका मतलब ही अलग निकल जाता है ना। तो जब मतलब ही अलग निकलेगा, अब जैसे सपोज ये व लिखा हुआ है, अब आप उसको अच्छे से साफ कर रहे हो और साफ करते करते यहाँ पे ऐसे बन गया तो ये तो क हो गया ना, अब व को तो क पढ़ोगे नहीं। तो इस तरीके की दिक्कतें आती थी, ठीक है। तो दो दिक्कत समझ में आ गई, यानी कि वर्ड आपस में मिल गए तो पढ़ नहीं पाओगे। तीसरी चीज़ ये है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार जो चीज़ लिखी हुई है उसको पूरा तादबीत पढ़ पाएँ। जैसे आपने हड़प्पा का चीज़ देखा, हड़प्पा में जो अभिलेख मिले हुए हैं क्या उसको पढ़ा गया है? नहीं पढ़ा गया है। तो तीसरी समस्या ये है कि शब्दों का ज्ञान ना हो पाना। चौथी समस्या ये है कि अब चलो जी शब्दों का ज्ञान भी है, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ कि क्या आप अभिलेखों के माध्यम से पूरे नगर का ब्यौरा निकाल पाओगे क्या? नहीं, क्योंकि अभिलेखों में वही चीज़ लिखा होगा जो उसको बनवाया होगा या खुद लिखा होगा। आई बात समझ में? तो ये इन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ये 4 नंबर में पूछा जाता था, अब तो MCQ है, तो हो सकता है कि इनमें से कुछ चीज़ें आपसे पूछ लें। तो देखिए, अभिलेख के अक्षर हल्के ढंग से उत्कीर्ण हुआ करते थे, यानी कि लिखे होते थे, जिनको पढ़ पाना मुश्किल होता था। आगे अगर बात करें तो अभिलेख नष्ट भी हो सकते थे, इनसे अक्षर क्या हो जाते थे? लुप्त हो जाते थे, आपस में ही क्या हो जाते थे? ये मिल जाते थे, ठीक है। आगे बात करते हैं। इसके अलावा अभिलेखों के शब्दों के वास्तविक अर्थ के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान को पाना हमेशा सरल नहीं होता था। मैंने आपको क्या बताया कि हमेशा ये जरूरी नहीं है कि जिस लिपि में लिखा हो उस लिपि का ज्ञान हो पाए, ठीक है। हर समय ऐसा नहीं होता है। आगे बात करते हैं। अभिलेख हजारों की संख्या में रहे होंगे जो कालांतर में सुरक्षित नहीं बचे होंगे। जो अभिलेख उपलब्ध हैं वो कुल अभिलेखों के अंश मात्र हैं। अब जैसे आपको पता है फोटोज होती है, इतनी सारी फोटोज होते हैं, क्या आप सभी को सेव करके रख पाते हो क्या? नहीं। ऐसे अभिलेख होते हैं, हो सकता है कि ये हजारों लाखों की संख्या में हो, तो क्या हर एक अभिलेख को निकाल के पढ़ पाना
पॉसिबल है? नहीं। तो जितने भी अभिलेख मिले हैं ये उनके अंश मात्र हैं, यानी कि अंश मात्र का मतलब होता है कि उनमें से ही कुछ हिस्से हैं। आगे, अभिलेखों में खेती के दैनिक प्रक्रिया एवं दैनिक जीवन के सुख दुख का उल्लेख अभिलेखों में नहीं मिलता है। अब हर चीज़ तो आपको किसी के सुख दुख के बारे में अभिलेखों में थोड़ी ना मिलेगा, जो उसको बनवाएगा उसी के बारे में तो लिखा जाएगा, क्योंकि प्रायः अभिलेख बड़े और विशेष अवसरों के प्रमाण होते हैं। अब कोई अच्छा चीज़ होता है, आप जैसे देखते हो कोई अगर स्कूल बना तो उसका उद्घाटन होता है ना, तो एक बार ही होता है, बार बार थोड़ी ना होता है। तो ऐसे ही जो विशेष अवसर होते थे उस टाइम पे अभिलेखों को लिखवाया जाता था। आगे, अभिलेख में प्रायः उन्हीं के विचार होते थे जो उनको बनवाया करते थे, उन्हीं के विचार होते थे जो उनको बनवाया करते थे। तो इस तरीके से अभिलेख साक्ष्य की जो सीमा है वो हमें समझ में आ गई, अभिलेख शास्त्रों की कुछ सीमाएं ये भी समझ में आ गया होगा। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। इस तरीके से ये चैप्टर हमारा ओवर हो जाता है। हर एक चीज़ को बारीकी से समझाने की मैंने कोशिश की है, आई होप समझ में आया होगा। बस इतना ही है कि आपको अगर समझ में आ गया है तो आप अपने फ्रेंडों में इसको शेयर कीजिए, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। इतनी सारी कंटेंट्स को आपके सामने लेके आना, जहाँ तक कोशिश है सारी की सारी चीज़ बताना है, ठीक है। बाकी और क्या आपको और किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, देखो यहाँ पे मोटिवेशनल क्लासेस से लेकर A to Z सारी चीज़ मिलेगी, ताकि किसी चीज़ की कमी ना हो, क्योंकि मोटिवेशन की भी सख्त आवश्यकता होती है, ठीक है। इसके अलावा लिखने के ट्रिक्स, टेक्निक्स, A to Z टाइम टेबल, मैं ऐसा एक टाइम टेबल डिजाइन कर दूंगा आपके पेपर के टाइम पे, अगर आपने उसको फॉलो कर दिया तो 90 अबव तो गारंटेड आएंगे, ठीक है। कई बार आपने देखा है कि पेपरों में हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, कभी एक दिन का टाइम मिलता है, कभी टाइम मिलता ही नहीं है, और किसी किसी पेपर में 5-10 दिन का टाइम मिल जाता है। तो इस चीज़ को कैसे मैनेज करना है, इसके लिए बेहतरीन टाइम टेबल मेरे पास है, जो कि मैं अपने इंस्टीट्यूट में बच्चों से फॉलो करवाता हूँ और काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट आते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो समझ में आया होगा, पसंद है आया होगा, तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और अपने फ्रेंडों में इसको शेयर कीजिए। बाकी अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक अगले चैप्टर के साथ। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।